नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं मनमोहन गर्ग आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपन भूगोल विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जो थर्ड ग्रेड के विशेष जो पेपर है 26 फरवरी को। इसमें सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट आता है भूगोल, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। इस कड़ी में अपन प्रश्नों को लेकर शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें से आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न मैं मार्क करके लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इन प्रश्नों की मैं व्याख्या भी साथ साथ करता रहूंगा। जैसे वो 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं, इसके कारण भी मैं आपके बीच में चर्चा करता रहूंगा। तो पहला प्रश्न देखे हैं कि निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करनी है आपको, जिसका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दूसरा बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तीसरा है ओजोन गैस का मापक इकाई डॉप्सन है। और चौथा है जल वाष्प ध्रुवों पर 4% तक पाई जाती है। अब बताओ इसमें से क्या आंसर हो सकता है। तो देखते हैं अपन इसका आंसर। पहला कथन कहता है कि ऑक्सीजन गैस धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। बिल्कुल कथन सही है। तो इसका अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, देखो O2, जैसे उसको उल्टा करें तो 120 हो जाता है। तो यह कथन बिल्कुल राइट है आपका। दूसरा कथन कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन गैस का मापक इकाई डॉप्सन है, यह भी बिल्कुल सही है। जलवाष्प ध्रुवों पर 4% तक पाई जाती है, लेकिन आपको यह ध्यान कर जाना आवश्यक है, क्योंकि ध्रुवों पर 4% नहीं होता, 1% होती है जलवाष्प। 4% कहां होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कितना होता है? 4% होता है। और जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है? 2% है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। ओजोन गैस से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ है। इसमें 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखें अगला प्रश्न। यह प्रश्न है, इसमें एक तरफ तो गैसों के नाम है और दूसरी तरफ गैसों का वायुमंडल में कुल कितना मात्रा प्रतिशत में है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है नाइट्रोजन। अब आप बताएं इन दोनों में, इन चारों के मिलान वाले परसेंट कौन कौन से हैं। अब देखो, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड विशेष तौर पर वायुमंडल में, इसका आंसर 3 है, 0.03% पाई जाती है। तो इसमें सेलेक्ट करना है आपको। ए का 3 कहां है? ए का 3 ये है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.94% तक पाई जाती है, जिसका आंसर क्या है? 4। तो बी का 4 देखने हैं, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। आर्गन 0.93% पाई जाती है, जिसका आंसर क्या है? 1।
इसका मतलब ये गलत हो गया, तो राइट आंसर अपन का क्या हो गया, आर। आर राइट है। तो ये विशेष तौर पर है। एक कथन, एक और प्रश्न लेके आया हूं आपके बीच में, सत्य कथन को अलग करें। इसमें से आपको क्या करना है, सत्य कथन, सत्य कथन कौन सा है यह देखना है। पहला कथन है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपरी क्षोभ सीमा पर तापमान कम रहता है। दूसरा है, मौसम संबंधी परिवर्तन समताप मंडल में होते हैं। तीसरा, समताप मंडल में ओजोन गैस 10 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और चौथा है, धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन की पहचान करनी है। इसमें से आपको कैसा कथन देखना है, सत्य कथन को पहचान करनी है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपरी क्षोभ सीमा में तापमान कम रहता है। तो देखें इसके लिए, जैसे ये धरातल है, एक तरफ 90 डिग्री है, एक तरफ 0 डिग्री है। पहला जो वायुमंडल का आता है परत, वो आती है क्षोभ मंडल। पहला मंडल कौन सा आता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इस प्रकार से आता है, जिसकी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, लेकिन इसकी एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी है, 13 किलोमीटर है। यह कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। कौन से मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में ऊंचाई का निर्धारण संवहनीय तरंगे करती है। संवहनीय तरंगे भाप की तरंगे होती हैं, जो धरातल से ऊंचाई की ओर जितना बढ़ते जाओगे इसकी अधिकतम पहुंच इसकी क्षोभ सीमा तक होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय तरंगे ज्यादा उठती है, इस कारण यहां पर तापमान क्षोभ सीमा पर -80 डिग्री हो जाता है। और यहां पर जैसे है, धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाओगे तापमान में कमी आती है, जिसकी दर होती है 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, या 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, या 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 3.5 फ़ारेनहाइट। तो धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। यहां पर मोटाई ज्यादा है, इसलिए सर्वाधिक तापमान क्या है, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों की तुलना में न्यूनतम है, यहां कम है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान कम रहता है, नहीं अधिक रहता है। यह ध्यान रखना, यह कथन गलत है। दूसरा है, मौसम संबंधी परिवर्तन समताप मंडल में होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। मौसम संबंधी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते हैं। किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस 10 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन 10 से 50 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। कितने पे पाई जाती है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यह भी कथन गलत था, यह भी कथन गलत था, यह गलत है। तो धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर सामान्य तौर तापमान क्या होता है, बढ़ता है। यह अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, ज्वार भाटे से संबंधित है। ज्वार भाटा किस कारण से आता है, इसके कारण याद रखने। ज्वार भाटा सागरीय जल का ऊपर उठना, ज्वार वापस लौटना भाटा कहलाता है। इसके कारण क्या है, देखो, एक तो सूर्य की आकर्षण शक्ति होती है, बिल्कुल सही होती है। दूसरा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, यह भी सही है। तीसरा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है, बिल्कुल राइट है। इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये तीनों कथन इसके बिल्कुल सही है। प्रश्न आता है, सामान्य ज्वार किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रश्न का आंसर अधिकतर बच्चे गलत देते हैं।
मैं इसका सीधा बात करता हूं। सामान्य ज्वार का अर्थ हुआ, लेकिन नॉर्मल अपन बात करें, सामान्य ज्वार क्या है? दिन में 2 बार सागरीय जल का ऊपर उठना, ज्वार आना, तथा 2 बार भाटा आना, यह क्या होता है? सामान्य ज्वार। दीर्घ ज्वार तो एक अलग प्रोसेस है जिसको अभी अपन समझ लेंगे। दैनिक ज्वार होता है दिन में 1 बार ज्वार आना, लेकिन दिन में इसका अर्थ क्या है? दिन में 2 बार। अर्धदैनिक का अर्थ है दिन में 2 बार ज्वार आना। अर्धदैनिक ज्वार का अर्थ क्या है? दिन में 2 बार ज्वार आना। तो इसका आंसर क्या होगा? दिन में 2 बार ज्वार आना अर्धदैनिक ज्वार होता है, यही सामान्य ज्वार होता है। तो आंसर क्या हुआ? मिश्रित ज्वार। जब विभिन्न ऊंचाई के अलग अलग ज्वार आते हैं उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। अब आता है दीर्घ ज्वार। देखो, ज्वार भाटे के प्रकार होते हैं। ज्वार भाटा के सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति, जिसे अपन कहते हैं सी जी गी, जब तीनों एक सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो, कौन हो? तो सूर्य हो, चंद्रमा हो और पृथ्वी हो। अगर ये तीनों एक सरल रेखा में होते हैं तब क्या कहते हैं? सिजी की स्थिति होती है, जिसे कहते हैं दीर्घ ज्वार। सिजी की समय कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार। सिजिकी के कितने रूप? 2 रूप, एक है व्युति, एक है युति। युति में अक्षर कितने? 2। व्युति में अक्षर कितने? 3। युति में 2 अक्षर कहने का मतलब पृथ्वी के दोनों तरफ, एक तरफ क्या है? चंद्रमा और सूर्य आ जाए। कहने का मतलब युति की अर्थ में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाए। युति में 2 अक्षर, तो यह हमेशा अमावस्या का होती है, अमावस्या को होती है। व्युति में अक्षर 3, यह हमेशा पूर्णिमा को होती है। इसमें ध्यान रखना, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सरल रेखा में हो। कहने का मतलब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में क्या आ जाए? पृथ्वी हो जाए। यह हमेशा पूर्णिमा को घटना घटित होती है। इस समय कौन सी होती है? दीर्घ ज्वार आता है। एक होता है लघु ज्वार। लघु ज्वार, लघु ज्वार में आपको ध्यान रखना है, जब सूर्य, चंद्रमा तीनों समकोण की स्थिति में आ जाए। जब भी समकोण की स्थिति में आएगा तो चंद्रमा और सूर्य की दोनों की आकर्षण शक्ति विपरीत कार्य करती है। इस कारण सामान्य ज्वार की तुलना में कम ऊंचा ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। यह किसी महीने की सप्तमी या अष्टमी को आता है, यह ध्यान रखना। अब एक प्रोसेस बनाता हूं। जैसे एक स्थान पे यह ज्वार आया, पहला एक चौथांश से अल्पांश, ये अपन का पहला दीर्घ ज्वार आया, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु। ये चंद्रमा के 4 इसके पार्ट हो गए। ये पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश को हमेशा दीर्घ ज्वार आता है। प्रथम दीर्घ ज्वार कब आएगा? प्रथम और तृतीय। लघु ज्वार कब आता है? द्वितीय व चतुर्थ, चतुर्थांश में आता है। यह प्रोसेस है। एक ज्वार का और प्रकार आता है अपभू और उपभू। उपभू का अर्थ हुआ
जब पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कम हो, और अपभू का अर्थ हुआ चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य की दूरी अधिक हो। अब प्रश्न आता है, अपभू के समय सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो, तो इस समय ये दोनों की तुलना में इस समय और ज्यादा प्रबल ज्वार आता है। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार किसमें आएगा? उपभू में, क्योंकि इस समय चंद्रमा पृथ्वी के और ज्यादा निकट आ जाता है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, यह प्रश्न बार बार बच्चे पूछते भी हैं कि इसके आंसर आते कैसे हैं। इसको एक बार समझते हैं कि पृथ्वी की गति को दुगना कर दे, यह ज्वार भाटे की समय की कैलकुलेशन है, समय की गणना है। अलग प्रत्यक्ष ज्वार, देखो एक ज्वार का 2 मिनट इसको समझते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं अपन। ज्वार भाटे के प्रकार कितने? एक तो प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। ये ज्वार के प्रकार है। जो प्रत्यक्ष ज्वार आता है, यह चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। अप्रत्यक्ष ज्वार होता है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति या अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा के मध्य का अनुपात देखें तो ज्वारीय बल का अनुपात इतना है। चंद्रमा का ज्वारीय बल सूर्य से कितना गुना है? 2.11 गुना अधिक है। यह भी ध्यान रखना। यह प्रत्यक्ष ज्वार है, किसके कारण आया? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आया। यह अप्रत्यक्ष ज्वार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आया है, जो घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुआ है। इसमें क्या प्रश्न बनते हैं? सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष ज्वार से प्रत्यक्ष ज्वार के मध्य लगने वाला समय 52 मिनट का होता है। कितना होता है? 52 मिनट का। यह थोड़ा मोस्ट करना। दूसरा, प्रत्यक्ष ज्वार से अप्रत्यक्ष ज्वार के मध्य लगने वाला समय 26 मिनट का होता है। यह एक्स्ट्रा समय लगता है, यह एक फिक्स है, आंकड़े हैं, इसको आपको दिमाग में रखने हैं। अब देखो क्या प्रश्न आता है। मैं सामान्य प्रोसेस बताइए, यह क्या है? सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि प्रत्यक्ष ज्वार से प्रत्यक्ष ज्वार के मध्य 52 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के मध्य 26 मिनट का लगता है। यह सामान्य बात होती है। अब यह कंडीशन बना देती है, जैसे पृथ्वी की गति को बढ़ा दें या कम कर दें, या चंद्रमा की गति को बढ़ा लें या कम कर दें। अगर पृथ्वी की गति को दुगना कर दिया जाए, अब जो पृथ्वी की गति को क्या है, दुगना कर दिया जाने पर जो सामान्य ज्वार था प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, अब ये 52 मिनट था, अब 52 मिनट ना हो गए, गति तो दुगनी हो गई। दुगनी होने से अब कितना समय हो गया? ये प्रत्यक्ष टू प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष कितने मिनट का रहेगा? 26 मिनट का रहेगा।
और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का कितना रहेगा? 13 मिनट का रहेगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के मध्य। अगर पृथ्वी की गति को आधी कर दिया जाए, अगर पृथ्वी की गति को आधी कर दिया जाए, अगर नॉर्मल कितनी थी 52, अब आधी करने पर इसके डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 104 मिनट। ये क्या है? प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष द्वार, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष। प्रश्न आए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के मध्य। अब 52 का आधा कितना है? 52 मिनट, आधी करने पर होता है। यही कंडीशन सेम की सेम चंद्रमा से लगाने पर, चंद्रमा की गति को दुगना करने पर नॉर्मल कितना आता है? 52। अब जैसे ही दुगना कर दिया वो 52 से भी और आगे ज्यादा आ जाएगा, कितना दुगने पर? तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष द्वार के मध्य, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष द्वार के मध्य 104 मिनट लगेगा, एक्स्ट्रा समय लगेगा। और चंद्रमा की गति को आधी करने पर अब 52 न होकर 52 का कितना हो जाए? आधी करने पर ये 26 मिनट लगेगा। ये चंद्रमा की गति को दुगना करने पर समय कितना आएगा? 104। आधी करने पर कितना आएगा? 13 मिनट। बिल्कुल उल्टा है। ये बार बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, आपको भी ध्यान में रखना है। वापिस प्रश्न पे आते हैं अपन। पृथ्वी की गति को देखो, पृथ्वी की गति को दुगना कर दिया गया। दुगना करने पर अब जो 52 समय था वो उससे भी कम लग गया। 52 से कितना कम है? 26। कौन सा है? प्रत्यक्ष द्वार कब आएगा? देखो अगला प्रत्यक्ष द्वार, प्रत्यक्ष द्वार से अगला प्रत्यक्ष द्वार कितना आएगा? 26 मिनट की देरी से आएगा। ये इसका आंसर है बी। अगले प्रश्न लेते हैं अपन। देखो ज्वार भाटे से संबंधित कुछ सिद्धांत है, एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन है, इसको अपन करते हैं। इन सिद्धांतों में बी मेल कौन सा है? असंगत। एक तरफ विद्वान है, एक तरफ सिद्धांत है। न्यूटन का संतुलन खराब है भाई, ऐसे याद करते हैं। न्यूटन का संतुलन खराब है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। लाप्लास गतिक है, लाप्लास की गति तेज है, तो यह गतिक सिद्धांत इसका है, लाप्लास का। वेवल की ध्यान रखना, वेवल का परगामी तरंग सिद्धांत है। वेवल का कैसा है? परगामी तरंग है। जॉर्ज एरी का नहर सिद्धांत है, नहर सिद्धांत। जॉर्ज एरी का कौन सा सिद्धांत है? जल। स्थितिक क्या है? हैरिस का है, हैरिस का है स्थितिक सिद्धांत। तो इसमें असंगत कौन सा है? ये इसका असंगत आंसर है। अब आता है असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? इसमें से आपको असत्य कथन को चयन करना है। पहला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। बिल्कुल राइट है। 13 से 15 किलोमीटर, 13 से 18 मीटर की ऊंचाई पर, 13 से 18 मीटर। कहां पे? कनाडा। बिल्कुल कथन सही है, यह कथन बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार ओखा तट आता है, 2.7 मीटर का ऊंचा, गुजरात का, वहां ओखा तट पे यह आता है। दिन में 4 बार साउथ ट्रेन, बिल्कुल सही है, यहां दिन में 4 बार ज्वार आता है। अगला है कर्नाटक में 3 मेगावाट का ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र दुर्गा दुहानी लगा है। दुर्गा दुहानी, दुर्गा माता याद करना। दुर्गा माता वेस्ट बंगाल की आराध्य देवी कह सकते हैं अपन। तो कर्नाटक नहीं है, आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर है, तो ये कर्नाटक में नहीं है, ये आंसर इसका सही हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अब उपलब्ध हो जाएगी। धीरे से आप अच्छे से तैयारी करें और अपना मूल्यांकन करें कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और अपने भी आंसर दीजिए। अब इसमें असत्य कथन का सेलेक्ट करना है। एक तरफ तो जल धाराएं दी हुई है, एक तरफ क्या है? महासागर है, और इसका एक क्या है? प्रकृति कैसी है। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी, प्रकृति
ये कॉलम है प्रकृति का। अब देखो पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ये किस महासागर की है? अटलांटिक। अटलांटिक में भी किसकी? उत्तरी अटलांटिक की है। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, बिल्कुल गर्म जलधारा है, जिसे यूरोप का कंबल कहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। लैब्राडोर, ये भी उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। ये भी कैसी है? ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर दोनों आपस में मिलती हैं। क्यूरोशिवा, ये प्रशांत महासागर में, लेकिन ध्यान रखना ये कैसी है? ठंडी नहीं, गर्म है। क्यूरोसियो गर्म है, क्यूरोसिवा वो ठंडी है, जैसे क्यूराइल के नाम से जाना जाता है। अगुलास हिंद महासागर की है, ये भी गर्म है। इसका आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न संख्या आगे, सार्गोस सागर। सार्गोस सागर आपको लोकेशन बताते हैं 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसमें से 35 डिग्री पश्चिम देशांतर से 75 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य ये फैला है। ये अक्षांश है, ये देशांतर है। इसकी लोकेशन है सार्गोस सागर। एक इससे संबंधित सार्गोस सागर गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा भी कहलाता है। गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा भी कहलाता है। यह हिंद महासागर में बिल्कुल नहीं है, प्रशांत महासागर में बिल्कुल नहीं है, आर्कटिक महासागर में बिल्कुल नहीं। अंध महासागर ही नाम किसका है? अटलांटिक का। अटलांटिक का नाम क्या है? अंध महासागर। आंसर क्या होगा? डी, बिल्कुल राइट आंसर डी। रोको स्थानीय कृषि को किस देश में कहा जाता है? तो स्थानीय कृषि विशेष तौर पर आदिम काल के मनुष्यों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि कार्य कर रहा था, जगह बदल कर रहा था, झूम झूम के कर रहा था, वो कौन सी कृषि कहलाती है? स्थानीय कृषि। एक वर्ल्ड मैप पे इसका डायग्राम देखते हैं, जिसमें आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा कहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है। आप भी इसको अच्छी तरह से देख पाओगे। विशेष तौर पर ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि की जाती है, ऐसी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, जहां से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब मैं इसमें कुछ स्थान बताता हूं आपको। जैसे यहां पर एक देश है मैक्सिको, ये पूरा क्षेत्र मध्य अमेरिका कहलाता है। मैक्सिको में इसे कोनूल के नाम से जाना जाता है। तो कोनूल स्थानीय कृषि कहां पे जाती है? मैक्सिको में। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। यहां पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। कोनुको कहां कहते हैं? वेनेजुएला। ब्राजील को रोको, ऐसे बहुत बार कक्षा में भी कहते हैं रोको ब्राजील को। ब्राजील में इसे किस नाम से जाना जाता है? रोको। लोगन गिनी की तट पर, यहां पे है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में इसे मसाले के नाम से जानी जाती है। मसाला में कांगो बेसिन में जहां छोटे कद की एक जनजाति रहती है, विश्व की सबसे छोटे कद की पिग्मी, वहां से मसाले के नाम से जानी जाती है। एक है चेतमनी, ये जिम्बाब्वे, युगांडा, इन देशों में से चेतमनी के नाम से। यहां पर एक छोटा सा द्वीप है मेडागास्कर।
जिसे कहते हैं मालागासी। यहां से स्तरीय कृषि को टावी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टावी के नाम से जाना जाता है। यहां श्रीलंका है, श्रीलंका में इसे चाइना के नाम से जाना जाता है। या म्यांमार में म्यांमार में भी इसे एक नाम से जाना जाता है जो स्लिप हो गया, अभी याद हो जाएगा। वियतनाम में तोंगिया। तोंगिया कहां है? म्यांमार में नाम जाना जाता है, म्यांमार, बर्मा के नाम से। वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। यहां फिलीपींस है, फिलीपींस में कैनिंग के नाम से जाना जाता है, कैनिंग। यहां पर एक है हुमा, जो जावा और इंडोनेशिया में जाना जाता है, जावा और इंडोनेशिया। ये सब स्थानीय कृषि के विभिन्न स्थानों पर नाम है। अब रोको है, कहां है? रोको ब्राजील को। ये इसका आंसर था। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो अपने सी, ब्राजील में रोको। अब प्रश्न आता है गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताएं। गहन कृषि, गहन कृषि क्या होती है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। बिल्कुल राइट होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका अधिक होता है। इसमें रासायनिक बीजों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट है, रासायनिक बीजों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें जोत का, खेतों का आकार छोटा होता जाता है। बिल्कुल राइट है। और ये इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सहकारी कृषि को किस देश में सर्वाधिक सफल हुई? किस देश में? डेनमार्क या स्वीडन? डेनमार्क में सर्वाधिक सफल हुई है। डेनमार्क में यह सर्वाधिक सफल हुई है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता नहीं आपको पता लगानी है। यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर की जाती है। बिल्कुल गलत है। यह महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर की जाती है। कहां की जाती है? महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर की जाती है। ये नींबू वंशीय खट्टे रसदार फलदार पौधों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट है। ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती है। बिल्कुल राइट है। दोनों गोलार्ध में की जाती है, जैसे चिली में, कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अफ्रीका में, वेल्स में, डाउन्स में, विशेष तौर पर ये क्या रहती है? ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। ये भूमध्य सागर के चारों ओर की जाती है। सारे आंसर सही है, तो आंसर इसका एग्जैक्ट असत्य कौन सा है? ए। अब आता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? यूएसए में, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में। बिल्कुल देखो, इंग्लैंड नाम से कंफ्यूजन मत होना, ये यूएसए का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, आपको याद रखना है। अब है जंग का कटोरा किस देश को, शहर को कहते हैं? ये देखो, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। लोह इस्पात का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है? हैमिल्टन कनाडा का शहर है जो लोहे से संबंधित है। ओसाका जापान का शहर है, जापान का है जो भी लोहे से संबंधित है। बर्गेम ये भी है ना, यूएसए का शहर है जो इसमें लोह इस्पात से संबंधित है। नागोया ये जापान का है, किससे संबंधित है? जापान, जापान। और ये विशेष तौर पर किससे है? जापान से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? सूती वस्त्र से संबंधित, सूती वस्त्र से संबंधित है। अब प्रश्न देखते हैं अगला। अक्षांशों से संबंधित निम्न तथ्यों में से बेमेल कौन सा है? अक्षांशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। प्रश्न क्या है? पहला ऑप्शन है, इसमें से बेमेल यानी असंगत, असंगत कथन को सिलेक्ट करना है। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी से अधिक है। यह बिल्कुल कथन असत्य है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो दो अक्षांशों की मध्य है 110.89 के आसपास है, लेकिन जो ध्रुवों पर 111 पॉइंट से ज्यादा है। तो ध्रुवों, इसलिए ध्रुव हमेशा चपटे होते हैं। चपटे होने के कारण ध्रुवों पर दूरी अधिक होती है, विषुवत रेखा पर कम होती है। यह कथन असंगत है। लेकिन दूसरे कथन और भी देखते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है?
कुल अक्षांश कितने हैं? 181। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृहद वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बिल्कुल राइट है। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, बिल्कुल सब राइट है। आंसर क्या होगा? ए। देशांतरों से संबंधित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, आपको अलग करना है। दो देशांतरों से मिलकर एक वृहद वृत्त बनता है, बिल्कुल राइट है। दो क्या देशांतरों से मिलकर एक वृहद वृत्त का निर्माण होता है। कुल देशांतरीय वृहद वृत्तों की संख्या 180 है, ठीक है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है, नहीं घटती है, घटती है, क्योंकि ध्रुवों पर यह 0 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुवों पर यह भी कथन सही है। देशांतरों के द्वारा समय की गणना की जाती है, बिल्कुल राइट है। देशांतरों के द्वारा समय की गणना की जाती है। अब प्रश्न है, समय की गणना देशांतरों के द्वारा समय की कैलकुलेशन की जाती है। इसका ऑप्शन देखो, ग्रीनविच रेखा पर अगर दोपहर की 2 बजे हैं, किस रेखा पर? ग्रीनविच रेखा पर, तो 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? इससे संबंधित कुछ फैक्ट लिखता हूं, इसको आप समझो। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट करके याद रखने हैं। जब भी समय की गणना की जाती है, अगर समय के लिए देशांतरों में पश्चिम से पूर्व जाना है तो समय हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। और पूर्व से पश्चिम जाने पर समय हमेशा घटेगा। ये फैक्ट है, दिमाग में बैठेंगे तब ऐसे प्रश्न याद होंगे। एक ये याद करना। दूसरा है, एक देशांतर से दो देशांतर कह सकते हैं अपन, दो देशांतरों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी 4 मिनट होती है। कितने मिनट होती है? 4 मिनट होती है। तीसरा है, 1 से 15 देशांतरों के मध्य दूरी में लगने वाला समय 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा। चौथा फैक्ट, 1 से 7.5 देशांतरों के मध्य लगने वाला समय आधा घंटा या 30 मिनट होता है। जब तक ये लेने आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आगे प्रश्न ऐसे हल नहीं होते। पहला है, पश्चिम से पूर्व दिशा जाने पर समय हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। पश्चिम से पूर्व जाने पर समय जुड़ता है, पूर्व से पश्चिम आने पर समय हमेशा करता है। दो देशांतरों के मध्य का समय हमेशा 4 मिनट का होता है। 1 से 15 डिग्री देशांतरों के मध्य लगने वाला समय 1 घंटे का होता है। 1 से 7.5 डिग्री देशांतरों को मध्य में लगने वाला समय आधे घंटे का होता है। यह जब तक फैक्ट आपके दिमाग में नहीं है, आंसर बिल्कुल नहीं आएगी। अब प्रश्न देखते हैं। ग्रीनविच रेखा, सबसे पहले मैंने ये रेखा बना दी, कौन सी है? ग्रीनविच रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर। ऐसे प्रश्न को हमेशा जो कह रहा है वो लिख दो, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहां पर क्या समय हो गया? 2 PM हो गया। कितना हो गया? 2 PM। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा देशांतर पूछा है? पूर्वी देशांतर। पूर्व जानेंगे इस ओर, कितने पे जाना है? 97 डिग्री 5 डिग्री 97.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां तक आपको जाना है। अब देखो,
कुल कितने देशांतर हैं? 57.5। 1 से 15 तक कितने होते हैं? 15 में 1 घंटा, 30 में 2 घंटे, 45 में 3 घंटे, 60 में 4 घंटे, 75 में 5 घंटे, 90 में 6 घंटे। 90 में कितने हो गए? 6 घंटे। अब 90 से 97 7.5 है, तो पीछे कितने? 30 मिनट। कितने अलग करने? 30 मिनट। अब आपको ध्यान रखना है 6 घंटे प्लस 30 मिनट समय या बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो इस 0 डिग्री से किस ओर जा रहे हैं? पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं। पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं। हमेशा पश्चिम से पूर्व जाओगे तो समय ऐसे क्या होता है? जुड़ता है। अब इसमें जोड़ना है किसमें? 2 बजे में। कितना जोड़ना है? 6.30 मिनट जोड़ना है। तो 2 में 6 जोड़े तो 8 बज गए 30 मिनट के। यहां क्या था? पीएम। क्या था? पीएम। तो यहां क्या आएगा? वापिस पीएम। तो 8:30 पीएम। ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है। जब तक आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे डायग्राम से नहीं करोगे, आंसर नहीं आने वाले। ऐसा ही एक प्रश्न और आता है। प्रश्न क्या आता है? यदि कोई जलयान इंग्लैंड से पनामा जल संधि से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके जापान पहुंचता है, तो उस जलयान के लिए जापान में दिन में क्या बदलाव होगा? वापिस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि से इसे गुजारा गया है। इसमें विभिन्न मोड़ डाले गए हैं। देखते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री पश्चिम व पूर्वी देशांतर रेखा। इस रेखा के यूएसए या उत्तरी अमेरिका, पूर्व दिशा में, नीचे दक्षिणी अमेरिका, इसके मध्य में पनामा जल संधि है और यहां से इंग्लैंड है। इंग्लैंड से कोई जलयान यहां से आता है, पनामा से नहर को पार करके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। अब वो इधर एशिया है। एशिया का एक देश है जापान। कौन सा है? जापान। जापान पहुंचता है। अब बताओ इसमें दिन में क्या परिवर्तन होता है? पहले तो दिमाग में ये जो 2 सेंटेंस होते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करने पर एक दिन घट जाता है और यदि इस रेखा को पूरब से पश्चिम में पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना। अगर इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अब देखो, अब ये जलयान कहां से है? ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब ये जलयान क्या कर रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस कारण जापान में एक दिन बढ़ जाएगा। अगर जापान से इधर आ रहा है तो एक दिन घट जाता है। अगर ये जा किस ओर रहा है? पूरब से पश्चिम जा रहा है तो एक दिन बढ़ता है। इस प्रश्न को देखो,
पनामा जल संधि रेखा से अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पार करके जापान पहुंचता है। तो किस ओर से? पूर्व से पश्चिम आता है, पूर्व से पश्चिम आता है। तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर था। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन को अलग करें। पहला कथन क्या है? उपसौर। उपसौर क्या होता है और अपसौर? जब सूर्य और चंद्रमा की बीच की दूरी उप यानी निकट हो जाए। किसके मध्य? सूर्य और चंद्रमा के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य व पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी। निकटतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर। यह हमेशा कब होती है? 3 जनवरी को होती है, फिक्स आंकड़ा है। अपसौर जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी अधिकतम हो, इसे क्या कहते हैं? अपसौर। ये हमेशा 4, ये गलती से 4 जनवरी नहीं, 4 जुलाई है, इसको सही कर दो, ये मिसप्रिंट हुआ यहां। ये 4 जुलाई है। जुलाई अपसौर 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, बिल्कुल नहीं होती। ये अपसौर ध्यान रखना हमेशा 4 जुलाई को होगा, 4 जुलाई होगा, और अपसौर हमेशा 3 जनवरी को होगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, नहीं, ये पूर्व से, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा पे अपने अक्ष पर घूमती है, बिल्कुल नहीं, ये हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। यह कथन बिल्कुल असत्य है, यह कथन बिल्कुल असत्य है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, जिसे कर्क अयान कहते हैं। 22 दिसंबर के समय मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। ये 4 फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना। ये सूर्य है पहला कर्क रेखा पर 21 जून को, कब है? कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा जून के बाद क्या आएगा? सितंबर। 23 सितंबर कौन सी रेखा पर आएगा? विषुवत रेखा, इस कारण इसे शरद विषुव कहते हैं। फिर आएगा मकर रेखा पर, यह हमेशा किस तारीख को आएगा? 22 दिसंबर। इसे कहते हैं मकर संक्रांति, इसे कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर आएगा 21 मार्च। 21 मार्च को वापस विषुवत रेखा पर चमकता है। यह उत्तरी गोलार्ध के लिए बसंत विश्व है, बसंत विश्व है। ये इसकी लोकेशन से प्रश्न हमेशा बनते हैं। ये प्रश्न हो गया सही। अब देखो अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश विशेष तौर पर वायुदाब की पेटियों से संबंधित है। अश्व अक्षांश पवनों का हमेशा होता है, इसको समझते हैं। देखो ग्लोब पर वायुदाब की कुछ स्थायी पेटियां हैं। ग्लोब पर कुल वायुदाब की 3 स्थायी पेटियां हैं। पहली स्थायी पेटी है विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। यह हमेशा न्यून वायुदाब की पेटी है। एक है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। एक है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये 3 कैसी है? तापजन्य वायुदाब की पेटी। इसके साथ कुछ गतिजन्य वायुदाब की पेटी।
एक आएगी 30 से 35 उत्तरी अक्षांश, एक आएगी 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश, एक आएगी 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश, एक आएगी 60 से 65 उत्तरी अक्षांश। ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यून वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब की पेटी है, ये वापस न्यून वायुदाब की पेटी है, ये वापस उच्च वायुदाब की पेटी है, ये न्यून वायुदाब की पेटी है, ये हमेशा उच्च वायुदाब की पेटी है। इस पेटी का नाम है विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, इसे कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इसी का नाम अश्व अक्षांश है, इसे कहेंगे अधो ध्रुवीय या उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटियां। ये ग्लोब पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां हैं। कुल वायुदाब की पेटियों की संख्या 7। 3 गतिजन्य, 4 3 तापजन्य, 3 तापजन्य और 4 गतिजन्य। इसी से संबंधित पवनों की गति होती है। ग्लोब पर पवने एक तो है ग्रहीय पवने, ग्रहीय जिसे परमानेंट विंड्स कहते हैं, स्थायी पवने कहते हैं, स्थायी पवने। इनके नाम है 3। एक है समांगी पवने, समांगी पवने जिसे अपन व्यापारिक पवने कहते हैं, व्यापारिक पवने। एक होगी व्यापारिक पवने तो एक है पछुआ पवने और एक होगी ध्रुवीय पवने। 3 पवने, ये ध्यान रखना। तीनों पवनों से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। ये कौन से? उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिण गोलार्ध में। इसमें भी 2 प्रश्न बनते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें भी प्रश्न बनते हैं उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में। दिशा से प्रश्न बनते हैं। व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में इस दिशा में चलती है। यह दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा ऐसी है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा ऐसी है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा ये है। ये दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा ऐसी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और ध्रुवीय पवनों की सेम के सेम व्यापारिक पवनों के समान दूर से। व्यापारिक पवनों के समान। कोलियस बल सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, इस कारण यहां पर कोलियस बल ध्रुवों पर अधिक होता है। कोरिलियस पवन ध्रुवों पर अधिक होता है, इस कारण पवनों का विक्षेपण ध्रुवीय पवनों का सर्वाधिक होता है। अब देखो यहां पे ये पवनें चलती है, ये दिशा है व्यापारिक पवनों की, ये व्यापारिक पवनें, ये पछुआ पवनें,
और ये भी पछुआ पौने, ये ध्रुवीय पौने, ये भी ध्रुवीय पौने। पौनों की उत्पत्ति से संबंधित कोलियस बल के आधार पर फेरेल ने अपना नियम दिया था। फेरेल ने कहा उत्तरी गोलार्ध में अगर आप अब किसी भी पौनों की दिशा के विमुख पीठ करके खड़ा होने पर पौने आपकी पीठ से टकराकर अगर आप उत्तरी गोलार्ध में है तो राइट हैंड, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होती है, ऐसा फेरेल ने दिया। ध्रुवीय पौनों की पछुआ पौनों की विशेषता है दक्षिणी गोलार्ध में ये तेज गति से चलती है, जहां से पछुआ पौनों को दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पौनों को गरजती चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पौनों को प्रचंड पचासा कहते हैं। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहते हैं, चीखता साठा कहते हैं। ये कुछ स्पेशल प्रश्न थे। इसका आंसर तो अब देखो, यहां पर पौनों का अपसरण होता है, यहां पर पौनों का क्या होता है, अपसरण होता है। अभिसरण कहां होगा, विषुवत रेखीय पेटी पर। विषुवत रेखीय पेटों पर क्या होता है, अपसरण, अभिसरण। और अपसरण कहां होता है, अश्व अक्षांश पर। इसका आंसर क्या है, बी, अश्व अक्षांशों पर अवतरण होता है। अगला प्रश्न और लेते हैं। भूविक्षेपी पौने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन से गोलार्ध में चलती है? पहला ऑप्शन क्या है, स्तर मंडल पर, दूसरा है समताप मंडल पर, तीसरा है सौभ मंडल पर, चौथा है जल मंडल पर। बताएं क्या हो सकता है आंसर। अब देखें इसका आंसर, स्थल मंडल पर ये बिल्कुल नहीं चलती, समताप मंडल में ये नहीं चल सकती, जल मंडल में ये चल नहीं सकती। आंसर क्या होगा, सौभ मंडल में। होती क्या है, जब पौने कोलियस बल के विभाग, जब पौने कोलियस बल के अनुसार जब पौने क्या है, उच्च दाब से न्यून वायु दाब जाती है, तो ये समदाब, जो दाब प्रवणता बल होता है, कौन सा बल होता है, दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल हमेशा उच्च दाब से न्यून वायु दाब की ओर जाता है। पौने हमेशा दाब प्रवणता बल और कोलियस बल के संयुक्त प्रभाव से चलती है। जब धरातल से ऊंचाई की ओर 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कोलियस बल घर्षण बल से रहित हो जाती है। अब ये पौने दाब प्रवणता बल से नहीं होगी, कोलियस बल से भी नहीं होगी, ये समदाब रेखाओं के समांतर चलती है। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, समदाब रेखाओं के समांतर चलती है, समदाब रेखाओं के समांतर चलती है भूविक्षेपी पौने, जो कौन से मंडल में चलती है, सौभ मंडल में, धरातल से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। स्थायी पौनों द्वारा निर्मित कोषों का क्रम बताएं। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको भी अपन देखते हैं। जैसे 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी एक विषुवत रेखीय पेटी है, कौन सी है, विषुवत रेखीय पेटी। फिर आएगा 30 से 35 डिग्री उपोष्ण पेटी है, उपोष्ण पेटी कैसी उस वायुदाब की, ये कौन सी पेटी है, विषुवत रेखीय पेटी है। एक आएगी 60 से 65 डिग्री उपध्रुवीय पेटी, ये कैसी है, न्यून वायुदाब की। एक होगी 90 डिग्री ध्रुवीय पेटी, ये हमेशा उच्च वायुदाब की होगी। ये धरातल पर कुछ पेटियां होती है। अब देखो यहां से पौने इस ओर आती है, ये पौने कौन सी है, व्यापारिक पौने। यहां से पौने वापिस देखो अपसरण होता है, यहां पे क्या होता है, अपसरण, और यहां होगा अभिसरण, अभिसरण।
यहां पे भी क्या होता है, अभिसरण। यहां से ध्रुवीय पौने आएगी, कौन सी पौने आएगी, ध्रुवीय। और यहां कौन सी है, पछुआ पौने। यहां से व्यापारी पौने ऊपर उठकर इस प्रकार से पहला कोष बनाएगी, जिसे कहते हैं फेरल कोष, हेडली कोष, सॉरी हेडली कोष। फिर यहां से पछुआ पौने ऊपर उठेगी और इस प्रकार से अवतरित होती है, जिसे कहते हैं फेरल कोष, फेरल कोष। फिर यहां से ये पौने इस प्रकार से अवतरित होती है, जिसे कहते हैं ध्रुवीय कोष, HFD, ये ध्यान रखता है, हेडली फेरल कोष। ये पहला विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रम है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, पौनों का अपसरण कहां होता है, अश्व अक्षांश पर, अश्व अक्षांश पर होता है। अभिसरण कहां का होता है, अभिसरण विषुवत रेखीय वह उपध्रुवीय पेटी पर होता है। यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। अभिसरण किन दो वायुदाब पेटियों पर होगा, एक तो होगा विषुवत रेखीय पेटियों पर, एक वह उपध्रुवीय पेटियों पर होता है। अब इसका क्रम देख लेते हैं। फेरल पहला है नहीं आएगा, ध्रुवीय पहले आ नहीं सकता, फेरल पूरे आ नहीं सकता, हेडली पहले आएगा। तो आंसर क्या आएगा, हेडली फेरल ध्रुवीय, हेडली फेरल ध्रुवीय, डी इसका आंसर होगा। बोरा पवन की विशेषता बताएं। बोरा ठंडी पवन है, बिल्कुल राइट है। उत्तरी इटली को प्रभावित करती है, बिल्कुल राइट है, उत्तरी इटली को प्रभावित करती है। एड्रियाटिक सागर में चलती है, बिल्कुल चलती है। उपरोक्त सभी, ये सारे आंसर इसके बोरा पवन के। जल और थल के वितरण का असत्य कथन, असत्य कथन देखना है। जल और थल का अनुपात कितना है, 1:2.43, बिल्कुल राइट है। जलीय गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में है जो 57% है, बिल्कुल राइट है। कुल जल का कितना है, 57%, इस कारण इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। स्थलीय गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध है, स्थलीय गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध है। ये पूर्वी नहीं, उत्तरी गोलार्ध होगा। ये थोड़ा मिस्टेक में आ गया है, इसे यहां पूर्वी गोलार्ध कर देते। उत्तरी गोलार्ध जो कितना है, 43% है, बिल्कुल राइट है। कुल 97% पीने योग्य जल है, बिल्कुल खोटा है। 300 है ना, 97% नहीं होता। इसके आंकड़े देखते हैं, एक अलग प्रकार के आंकड़े आते हैं। पहला इसमें देखें, पृथ्वी और जल का अनुपात कितना है, 29% क्या है, जल अपने स्थल कितना है, स्थल। पीछे कितने बच गए, 71% क्या है, जल। अब देखो 71% का आपको ध्यान रखना है, पीने योग्य कितना है। इसमें 97% खारा जल है, कैसा है, खारा। और पीने योग्य कितना है, 3%। पीने योग्य कितना है, 3%। अब 3% में आपको एक तो ध्यान रखना है, 1% नदी नालों में, नदी नालों में। एक है 70 है हिमनदों में, हिमनदों में। पीछे कितना बचा, 29% यहां आंसर है। भूमिगत है, कितना है, भूमिगत है। ये 29% है, कितना है, 29%। इसको सही कर देते हैं, 29%। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये कथन बिल्कुल असत्य था। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उनकी स्थिति के बारे में पेरिस बेमेल है, असत्य देखना आपको। कौन सा देखना, असत्य। पहला है पेरिस, पेरिस उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। ठंडे घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। पंपास अर्जेंटीना, बिल्कुल राइट है। वेल्स दक्षिणी अफ्रीका में,
पुष्टाज इटली नहीं, हंगरी में पाए जाते हैं। पुष्टाज कहां है? हंगरी में। एक है कैंटबरी, कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। एक है स्टेपी यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरेशिया में पाए जाते हैं। एक है मंचूरिया चीन में पाए जाते हैं, ये ठंडे घास के मैदान है। लास्ट है सेल्वास के वृक्ष पाए जाते हैं सवाना के घास के मैदान में, कांगो बेसिन में, अमेजन बेसिन में, पूर्वी एशिया में। क्या हो सकता है? आंसर क्या है? अमेजन बेसिन में। जिसे क्या है? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता यही है। एक प्रश्न और आता है, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से कौन सा घास का मैदान जाता है? बड़े शिकारों के, कैंटबरी ठंडे घास के मैदान है न्यूजीलैंड में, स्टेपी यूरेशिया में, लानोस वेनेजुएला, सवाना सूडान में, अफ्रीका में, जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये थे प्रमुख 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेके आया था। आशा करता हूं आप अच्छे से समझे होंगे। आपको बहुत सी अच्छी सी शुभकामनाएं। अच्छे से ठंडे दिमाग से पेपर देना। जिसका दिमाग 3 घंटे एग्जाम में चलेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। 2.5 घंटे का पेपर है। बहुत सोच समझकर प्रश्न करना, सरल प्रश्न सबसे पहले करना, मिलान वाले या जहां एग्जामिनर आपको रोक रहा है उससे बचते हुए सारे प्रश्न पढ़ने का प्रयास करें। साथ साथ गोले ना भरें, पूरे प्रश्न को 2 बार पढ़ के फिर गोले करें। गोला गलत होना मतलब एक आत्महत्या करना, ऐसा होता है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।